नमस्कार साथियों। मैं अरुण सिंह आज आप सबके सामने लाया हूँ प्रोफेशन इन कॉमर्स। जब हम 10th पास करके 11th में कदम रखते हैं उस समय हमारे पास तीन विकल्प है। या तो मैं साइंस के लिए जाऊं, या आर्ट्स के लिए जाऊं, या कॉमर्स के लिए जाऊं। इस अवस्था को मैं डायरेक्ट कंपेयर करता हूँ कि मैं इस बस पर खड़ा हूँ और मेरे पास तीन बस आने वाली, वो कॉमर्स की होगी, आर्ट्स की होगी या साइंस की। मैं किस बस को पकड़ूंगा ये मेरे ऊपर नहीं हो सकता, पर वो बस मुझे कहाँ ले जाके छोड़ेगी ये मेरे हाथ में नहीं है। यानी कि मैं एक बार मैंने वो बस पकड़ ली तो वो बस मुझे ले जाके अपने स्टॉप पर छोड़ेगी। तो मुझे बस पकड़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये बस मुझे ले जाके कहाँ छोड़ती है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं कॉमर्स की। क्या है कॉमर्स? देखिए, आप कोई भी व्यापार करते हैं तो वह कॉमर्स है। कॉमर्स का अगर आप गूगल पे मतलब ढूंढें तो इसका मतलब आता है व्यापार, वाणिज्य। यानी कि मैं कुछ भी खरीदता हूं या बेचता हूं तो वह कॉमर्स है। मैं कैसे खरीदता हूं और कैसे बेचता हूं यह मार्केटिंग है। दो दुकानदार बगल बगल बैठे हैं, एक की दुकान ज्यादा चल रही है, एक की कम चल रही है। यानी कि मैं उनके उसी सामान को बेचने के तरीके में कुछ डिफरेंस है, वो मार्केटिंग। परंतु दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो कॉमर्स। तो फिर मैं आता हूँ अपनी बातों का एग्जाम्पल पे। अब मुझे सिर्फ आपसे ये बात करनी है कि अगर मैं कॉमर्स ब्रांच ले लेता हूँ 11th में तो मेरा क्या हो, क्या बनूंगा मैं फ्यूचर में। देखिए, ये एक बहुत ही घुमा हुआ सवाल है। कारण है कि लोगों को पता नहीं है कि वो कॉमर्स लेके क्या बन सकते। अगर आप किसी से भी पूछिए कि ये मैंने कॉमर्स ली है मेरा क्या होगा, वो कहेंगे कि आप सीए बन जाएंगे या आप बैंक में जा सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलती नहीं। परंतु मैंने जितना रिसर्च किया मैंने पाया कि कॉमर्स में अगर आप जाते हैं तो आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो कहीं या कभी साइंस से ज्यादा और साइंस के बराबर तो है ही। यानी कि मैं इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम कॉमर्स लेते हैं तो मैं क्या क्या प्रोफेशन चुन सकता हूँ। सबसे पहला प्रोफेशन है पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर। देखिए, आपने कॉमर्स के लिए ब्रांच लिया है 11th 12th में, यानी कि आप कॉमर्स की बस में बैठ चुके हैं। आप किस टॉपिक पे उतरेंगे वो बस आपको लेके कहां तक जाएगी, इट डिपेंड्स। यानी कि मैं आपने 11th 12th में कॉमर्स लिया, उसके बाद बीकॉम लिया, उसके बाद आपने एमबीए इन फाइनेंस किया, या आपने 11th 12th में कॉमर्स लेने के बाद सीए का कोर्स किया, या कंपनी सेक्रेटरीट का कोर्स किया। तो ये सब चीजें कॉमर्स से ही निकलती है। तो इसी से आपका आगे जाके आपका प्रोफेशन डिपेंड करेगा। तो अगर मैंने सीए या अगर मैंने कॉमर्स लिया है तो मैं बन सकता हूँ पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर। अब पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर का काम क्या है मैं आपको ये बताऊँ। देखिए, ऐसा है, मैं और एक आप आम आदमी, हमारी अगर तबियत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी प्रकार से किसी आदमी के पास कुछ पैसे हैं, उसने कहा है कि मैं अपने पैसों को कैसे मैनेज करूँ, कितने पैसे शेयर में लगाऊं, कितने पैसे मैं जमीन में लगाऊं, कितने गोल्ड में लगाऊं। दूसरा तरीका, मैंने कोई जमीन बेची है, मेरे पास बहुत सारे पैसे आए हैं, तो मुझे एक पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए कि इन पैसों का मैं क्या करूँ। दिस इज द रोल ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर। कंपनी भी इनको हायर करती है क्योंकि कंपनी के पास तो काफी पैसा है। तो कहती है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो कंपनी के पास इसकी पूरी टीम होती है। इसको क्या एक्सपेक्टेड सैलरी है कंपनी से, इसके बारे में हम आगे बात करें। दूसरा, अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो वो चार्टेड अकाउंट। चार्टेड अकाउंटेंट बहुत जाना माना और विख्यात प्रोफेशन है कॉमर्स में, और अच्छा भी है। इसके लिए आपको बेसिकली बीकॉम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप बीकॉम कर लेते हैं तो वह एक आपको अलग अपॉर्चुनिटी या फायदा देता है। उसके बारे में मैं पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर मुझे चार्टेड अकाउंटेंट बनना पड़े, क्या करना है, तो मुझे चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी मैं बात करूंगा कि सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट इज वन ऑफ द प्रोफेशन अगर मैं कॉमर्स चुनता हूं।
तीसरा है इन्वेस्टमेंट बैंकर। देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर कर रहा था आप और मेरे लिए, वही इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है बेसिकली बैंक में बैठ के, बैंक के लिए या आपके लिए। मैं ऐसा समझाऊं, देखिए मेरे पास काफी पैसे हैं और मुझे कोई पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर पर भरोसा नहीं, पर मैं HDFC का या SBI का ग्राहक हूँ पिछले 20 साल से। तो मैं बैंक में गया, मैंने कहा कि मुझे इस बारे में सलाह दीजिए। तो बैंक ने कहा कि इस बारे में सलाह मैनेजर साहब या जो क्लर्क वहां पे बैठा है या जो अकाउंटेंट वहां बैठा है ये नहीं देंगे, वो आपको सीधा एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से कनेक्ट कराएंगे। इन्वेस्टमेंट बैंकर आपसे बात करेगा, आपको पूरा पोर्टफोलियो जानेगा, आपको जैसे पूछेगा कि आप कितने पैसे हैं और फिर आपको सलाह देगा। यही काम इन्वेस्टमेंट बैंकर बैंक के लिए भी करता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर की जरूरत बैंक को पड़ी, आपको पड़ी, बट बैंक को पड़ी। इसकी जो जॉब है वो अलग ही तरह का सेक्शन है बैंक में, जो नॉर्मल बैंक के एग्जाम से क्वालिफाई नहीं। अब हम बात करेंगे चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की। देखिए इसी आदमी के पास बहुत सारे प्रॉपर्टी है, उसे उसे मैनेज करना है, इसे उसका एनालिसिस करना है कि भाई 10 साल पहले आपके पास इतनी संपत्ति थी और आज इतनी है। इसे मैं अपने पर्सनल कंपनी के लिए भी कहीं से हायर कर सकता हूँ कि भाई हमारी कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है। मैं पूरी पूरी फर्म हायर करता हूँ, नॉर्मली कंपनी फर्म ही हायर करती है और फर्म इनको आगे जॉब देती है। इसको बैंक्स भी बेसिकली हायर करते हैं। देखिए कंपनी अपना आईपीओ लेके आए, कंपनी ने कहा कि मेरा आईपीओ ये है और मेरी ग्रोथ पार्ट ये है, तो उसका एनालिसिस कौन करेगा? उसका एनालिसिस करके नहीं देगा। अब मैं अगले प्रोफेशन की बात करता हूँ, दैट इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। मैं एक कंपनी हूँ और मैंने अपना टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा किया, वो टैक्स के ऊपर साइन होगा कंपनी के सीए पर। हो सकता है वो कंपनी का खुद का एम्प्लॉय हो या एक बाहर की फर्म हो, और साइन उसके नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही होगा। पर वो जब किसी बेसिकली इनकम टैक्स ऑफिस में जाएगा तो वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, उसकी ऑडिटिंग होती है उसके। वो ऑडिटिंग जो करता है वो ये करता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। यानी कि मैं आपने कंपनी खोली है, आपने सीए से उसमें टैक्स काम कराया, साइन कराया, उसके बाद आपने उसको एक पब्लिक अकाउंटेंट के पास भेजा जो कि सर्टिफाइड होना चाहिए। ये भी पूरी कंपनी होंगी या कोई काफी लोग होंगे, वो इसको बेसिकली टैली करेंगे, वो अपनी मोहर या साइन लगाएंगे, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। अब आता है अलग ही रोल, इसको बोलते हैं एक्चुअरी। देखिए क्या है, एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास आप गए और आपने कहा भाई हमारे घर का इंश्योरेंस करेंगे, तो एक बंदा आता है और वो कहता है कि ये आपका जो घर है इसकी लमसम वैल्यू है 10 लाख रुपए और हम लोग इसका 10 लाख का इंश्योरेंस कर देंगे। ठीक, वो अपनी रिपोर्ट बना के किसी को देता, वो रिपोर्ट जो है वो फाइनल करता है बंदा, और वो होता है एक्सेल। वो बंदा क्या करता है, वो कहता उस बंदे को कि ये जो 10 लाख तुमने निकाला है ना, इसमें गड़बड़ है। उस घर के बगल से एक नदी जा रही है जिसके उस घर के गिरने के काफी चांस है। आपने कोई भी बेसिकली इंश्योरेंस कराया तो उस इंश्योरेंस को लेके रिस्क क्या क्या है उसके लिए बंदा पॉइंट करता है। एक्चुअली अलग ही तरह का प्रोफेशन, बट इससे आपको सीखेगा इंश्योरेंस। अगला प्रोफेशन आता है कॉस्ट अकाउंटेंट। देखिए बहुत सिंपल अकाउंटेंट आप सब लोग समझते हैं, मैं थोड़ा समझा दूं। आपने कोई भी सामान खरीदा, कितने का खरीदा, कितने का बेचा, तो सब आप एक खाते में लिख रहे हैं, ये काम है अकाउंटेंट। ये तो एक आम भाषा में है, परंतु इसको अगर मैं एक घर से या एक आदमी से बढ़ा के एक फैक्ट्री, एक कंपनी या एक इंडस्ट्री में बात करूं तो ये बहुत बड़ा है। पूरा डिपार्टमेंट होता है अकाउंट्स में, तो उसमें बेसिकली आप कभी भी कुछ भी बजटिंग करते हैं। देखिए सरकार भी जैसे कहीं पर सर्वे कराती है तो वो करती है कि यहाँ पे कितना खर्चा हो जाए, तो आप बेसिकली इंजीनियर जाते हैं, वो सामान चेक करते हैं पूरा लेकर होगा।
उसके ऊपर जो साइन करेगा वो कॉस्ट अकाउंटेंट होगा कि भाई इतना इतना इन्होंने सब ने किया और मैंने टैली कर लिया ये सब। यानी कि मैं वो अपनी तरफ से सिर्फ नंबर भेजेंगे, उनको जो डॉक्यूमेंट में राइट करेगा कॉस्ट अकाउंटेंट। मुझे कहीं पर फैक्ट्री खोलनी थी, टाटा को कहीं फैक्ट्री खोलनी थी, टाटा ने कहा कि भाई कितना खर्चा है। जैसे ही उसने ये सवाल पूछा कि कितना खर्चा आएगा, इसका जवाब देगा कॉस्ट अकाउंटेंट। इसका काफी स्कोप है इसमें गवर्नमेंट जॉब। अब आता है प्रोफेशनल अकाउंटेंट। प्रोफेशनल अकाउंटेंट है कि मेरी एक छोटी फर्म है भाई, मैं कोई उसके अकाउंट में नहीं कर सकता, तो मैंने बेसिकली एक अकाउंटेंट हायर करी। ठीक है, ये थोड़ी फर्म बढ़ी तो मैं 2-3 को हायर कर दिया। पर मैंने कहा यार मैं कितने लोग हायर करूँ, मैं अपनी काम चलाऊं कि क्या करूँ। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट आप जब कुछ लोग हैं, जब ज्यादा लोग हैं तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट की पूरी कंपनी है, कंपनियां प्रोफेशनल अकाउंटेंट को एज अ सर्विस चार्ज कर रही है। जॉब है प्रोफेशनल अकाउंटेंट। एक आता है रिटेल मैनेजर। देखिए आप किसी भी बेसिकली बिग बास्केट के ग्लास शॉप पे जाते हैं, आप मुझसे कहते हैं भाई आपका मैनेजर कहाँ, उसमें जो मैनेजर आता है वो रिटेल मैनेजर। इसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कॉमर्स से, और आप जितने हायर जाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप बेसिकली बीकॉम कर सकते हैं, बहुत सारे जानते हैं, इसकी भी बड़ी पोस्ट पर आपको। ये तो हमने बात की जॉब शुरू करने की, पर अगर मैं ये जॉब करता हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्टेड सैलरी पाऊंगा। इसके लिए अगर आप देखें तो हम लोग कहते हैं कि अगर आप पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर बनते हैं तो लगभग आपकी सैलरी रहती है 5 लाख रुपए पर साल। चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टार्ट करता है अपना करियर 6 से 7 लाख रुपए पर साल। इन्वेस्टमेंट बैंकर की जो जॉब है ये काफी वाइट कॉलर जॉब है, बहुत बड़ी जॉब है। इसके लिए खाली आप बीकॉम करके नहीं बैठ सकते, आपको एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बैंक के अरबों रुपए इन्वेस्ट कराते हैं करेंगे, लाखों करोड़ों में बात नहीं करते। इसकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी है शुरुआती वो 25-26 लाख रुपए की आएगी। अगर मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की बात करूं तो इसका स्टार्टिंग पैकेज है 6 से 12 लाख। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट 7 से 9 लाख। एक्चुअली की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि अगर एक बार रिस्क एनालिसिस गलत हो गया तो कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है। तो जितना रिस्क या जितना बेसिकली आपकी इंपॉर्टेंस कंपनी में बढ़ती है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ जाती है। तो इसका स्टार्टिंग पैकेज 10 से 14 लाख रुपए है। कॉस्ट अकाउंटेंट आप कॉस्ट निकाल रहे हैं, इनिशियल सैलरी की 4 से 6 लाख रुपए। प्रोफेशनल अकाउंटेंट 6 से 7 लाख रुपए। रिटेल मैनेजर आराम से 5-7 लाख रुपए स्टार्ट। ये जो पैकेज स्ट्रक्चर मैंने निकाले हैं ये मैंने कुछ जॉब साइट्स को देखे, वेबसाइट्स का रेफरेंस लेके निकाले। अब आप मुझे एक सवाल कहते हैं कि हमें थोड़ा सा एग्जाम्पल और दीजिए, ये मैंने कुछ नंबर क्लिक कर दिए और जरा मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके और समझाइए। मैं आपको बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ एक जॉब साइट से। अगर आप यह देखते हैं कि एक हायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर फॉरेन अकाउंटेंट, और बेसिकली एक्सपीरियंस चाहिए उनको 1 से 6 साल का, और उन्होंने कहा है कि हम लोग इनिशियल पैकेज ऑफर करें 3 से 6 लाख। लोकेशन है दिल्ली एनसीआर। और देखिए क्या बोलते हैं, डियर कैंडिडेट्स वी आर हायरिंग सीए टिल 2019 मई पास आउट ओनली। जो 2019 के मई के पास आउट हुए ना वही। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, अकाउंटिंग आना चाहिए, जीएसटी टैक्सेशन और सीए ऑडिटिंग इसे आना चाहिए। यह मात्र 2 दिन पहले का जॉब पिकअप हुआ है। इससे आपको सही से अंदाजा लग जाएगा कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो कंपनीज मार्केट में क्या ऑफर कर रही है इन द इनिशियल एक्सपीरियंस ऑफ 1 to 6 ईयर। सेकंड एग्जांपल अगर मैं लूं तो मैंने बात की है मैनेजर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंटिंग। देखिए ये बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग, इनकम एक्सपेंस अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट इससे रिलेटेड काम है। अगर आपका एक्सपीरियंस है 5 से 8 साल तो आपको पैकेज मिल रहा है 8 से 12 लाख। लोकेशन वही नोएडा मुंबई। इसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है
It should be strong in chartered accountant, financial planning, accounting and income expenses. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आप शुरुआत से होंगे, आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते होंगे, तो आप इस जॉब के लिए एप्लीकेट हैं। अगर मैं तीसरा एग्जांपल आपके सामने दूं, तो बहुत अच्छे से एग्जांपल है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का। ऑडिटिंग से रिलेटेड कोई भी काम, वो इंटरनल ऑडिट है कि एक्सटर्नल ऑडिट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अगर आप 0 से 5 साल के एक्सपीरियंस में है तो आपका पैकेज जा रहा है 6.5 लाख से 15 लाख रुपए, और जॉब लोकेशन है गुड़गांव। यह जॉब जस्ट 2 दिन पहले ही पता हुआ। तो ये मार्केट रिक्वायरमेंट मांग रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप 0 से 5 साल के एक्सपीरियंस में हैं तो आपको 6.5 से 15 लाख का पैकेज मिलता है। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा, जो कुछ कह रहा है वो मार्केट की करंट रिपोर्ट होती है। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि अगर आप कॉमर्स चुनते हैं तो आप 3 से 6 लाख, 8 से 12 लाख, 6.5 से 15 लाख के पैकेज पे आराम से आज की डेट में पहुंच सकते हैं। अगर आप कॉमर्स चुनते हैं तो आप 11 करते हैं कॉमर्स चुनते हैं। कॉमर्स के साथ में मैथ्स रखना है या नहीं रखना, उसके बाद सीए के लिए जाना है तो कब जाना है, उसके बाद आप फाइनेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, उन सब चीजों के लिए हम अलग से काउंसलिंग कर सकते हैं। आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि ये जो कोर्सेज हैं इनको करने के लिए मैं कहाँ पे जाऊँ, तो मेरे सामने आंसर आता है कि कुछ कॉलेज ऑफ कॉमर्स हैं जिनमें आप आसानी से जा सकते। उनकी फीस क्या हो, उनके बारे में मैं अब आपके सामने बात करूँ। देखिए, जब हमने कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बात की तो सबसे पहला एग्जांपल मेरे दिमाग में आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्रीराम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल के लिए जाता हूँ, तो मेरी 1 साल की फीस है 15 से 22 हजार रुपए, यानी कि मैं काफी सस्ता कोर्स है, और यह खाली ट्यूशन फीस है, रहना खाना आपके लिए। अब मैं दिल्ली के ही दूसरे कॉलेज की बात करता हूँ, इंद्रप्रस्थ कॉलेज का भुवन, खाली के लिए है, इसकी फीस है 28,100 रुपए 1 साल। जीसस एंड मैरी कॉलेज, ये भी नई दिल्ली का है, फीस है 17,000। तो हमने कॉलेजेस देखे दिल्ली के। अगर मैं दिल्ली से बाहर जाता हूँ तो मेरे सामने आ जाता है कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई। अगर मैं जाता हूँ गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोलकाता, तो मेरी 1 साल की फीस है 13,000। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थोड़ा महंगा है और उसकी फीस आती है लगभग 1,05,000। लॉयोला कॉलेज ऑफ चेन्नई, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, स्टेला मैरिज कॉलेज चेन्नई, इनकी फीस 6,000 से 13,000 और स्टेला मैरिज की फीस है 30,000। यह आज 2021 की डेट है, जो 2020 में इनका फीस का सिस्टम मुझे नेट कर मिला, यह वो फीस है। सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई की फीस है 5,500 रुपए, और नरसिंह मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई है 35,000। आप एक बात और नोट करें, इसमें से कई कॉलेज ऐसे हैं जो स्पेशलाइज्ड कॉमर्स के लिए फीस इंजीनियरिंग के मुकाबले बहुत बहुत सस्ती है और पैकेजेस ऑलमोस्ट सेम। तो ये चीज आपको काफी सुविधा देगी अपनी ब्रांच चुनने में। किस कॉलेज में किस परसेंटेज का एडमिशन होता है, आपको कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए, ये सब हम अपने व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।